चलो, तो भूगोल सबसे पहले हमें बताता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है और नेचुरल एनवायरनमेंट की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। लिखो, कुल प्राथमिक उत्पादकता। ये समस्त जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये उत्पादकता के लिए जाना जाता है। ये पेड़ पौधे क्या होते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करते हैं, बायोमास देते हैं। ये पेड़ पौधे क्या है? बायोमास है। तो कुल प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। एक ऑफिसर को सबसे पहले अपने देश की, अपने क्षेत्र की एनपीपी जानना जरूरी होता है। नहीं होता तो हम वन रिपोर्ट निकालकर हम पेड़ पौधों को बढ़ाने की कोशिश क्यों करते? हम जानवरों के संरक्षण का प्रयास क्यों करते? कभी सोचा कि हम चीता लाकर बसा रहे हैं, हम बाघ, चीता, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों जो है वो हरित क्षेत्र बढ़ाने की बात कर रहे हैं? हम क्यों नेशनल पार्क्स बना रहे हैं? कभी सोचा? रटे जा रहे बायोस्फीयर रिजर्व्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जितने भी नेचुरल एनवायरमेंट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों हम मैंग्रोव को बचा रहे हैं? क्यों हम डॉल्फिन को बचा रहे हैं? क्यों जो है वो हम कोरल्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हम समुद्रों को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जितनी भी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज आप रखते हो, उसका पहला कोर ही है कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, किसी भी देश क्षेत्र में जहां आप रह रहे हो, पहला यानी राज्य, देश और विश्व। हम क्यों जा रहे हैं COP 28 में? COP 28 का बेसिक फंडामेंटल क्या? हम रामसर समझौता क्यों कर रहे हैं? हम सीबीडी क्यों कर रहे हैं? कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हम क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों जानवरों के अवैध व्यापार को रोकना है? क्यों हम बाघ संरक्षण योजना चला रहे हैं, हाथी संरक्षण योजना चला रहे हैं? हम चीता को क्यों पुनर्वास कर रहे हैं? उन सब का कोर बेस ये है कि ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर मानव का अस्तित्व एनपीपी पर डिपेंडेंट है, अगर ये एनपीपी डिस्टर्ब हो गया तो मानव अपना अस्तित्व बचा नहीं पाएगा और समस्याएं बढ़ रही हैं। आपने समुद्र की मछलियों को मार दिया और दुनिया की 6.5% फूड सिक्योरिटी मछलियों पर डिपेंडेंट है। 6.5% आबादी दुनिया की क्या हो जाएगी? वनरेबल हो जाएगी। मछलियों पे कोरल डिपेंडेंट है, कोरल मारे जाएंगे तो फिर क्या होगा? ओशियन वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन डीओ है वो खत्म हो जाएगी, सारा का सारा तंत्र खत्म हो जाएगा। और ये कोरल क्या होते हैं? कार्बन सिंक है। ये वनों से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र के अंदर सोखी जाती है। तो जब वो कार्बन सिंक खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला कोई नहीं बचेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसे मारेगा? आपको और हमें खत्म कर देगा। ये धरती वीरान, इसी को बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो इसीलिए एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन इतने ज्यादा आते हैं, उसका कारण भी यही है। और हमें आपसे, एक छोटे बच्चे से लेकर और राष्ट्र के अध्यक्ष तक, हमें क्या करना होता है? इसी एनपीपी के बारे में बात करना होता है। बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर घर सोलर पैनल लगाएंगे, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत 400 गीगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करेगा, अगर भारत जाकर COP 28 में कह रहा है कि हम सबसे ज्यादा, हम जो है कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना चाहते, बोला ना, यानी हम कोई कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस निकालना ही नहीं चाहते, हम जितना यूज करेंगे उतना सिंक कर देंगे। हमारे देश में ही होगा। अगर हम 100 टन कार्बन निकाल रहे हैं तो 100 टन कार्बन हम सिंक कर देंगे, और जो हम निकाल रहे हैं वो हम स्वच्छ एनर्जी से निकालेंगे। क्यों? आज की न्यूज़पेपर में उठा के देखो, डेली हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में, ईवी के बारे में आज भी न्यूज आई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी आगे कंटिन्यू रहेगी, पढ़ा आज आप लोगों ने? क्यों हम कर रहे हैं? क्यों हम फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर रहे हैं? क्यों हम जो है वो इन चीजों को रिप्लेस करो? और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल, एथेनॉल ब्लेंडिंग, ये शब्द सुने होंगे तुम लोगों ने। आज का न्यूज़पेपर खोलिए आप देखिए, ईवी पॉलिसी को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है ना? तो न्यूज़पेपर के साथ तो मेरे साथ क्लास में जरूर न्यूज़पेपर और मैप चाहिए मुझे, और तुरंत मार्क करो इसको कि क्या है ईवी पॉलिसी। नीति आयोग की वेबसाइट पर जाओगे और वहां ईवी पॉलिसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलेगा, मेंस का क्वेश्चन है वो। मूव, MOVE, क्वेश्चन आया हुआ डियर मेंस में।
तो जब आप ये सब चीजें करोगे तब आप एनपीपी स्टैब्लिश करोगे। तो पहला तो हमें अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एनपीपी मेंटेन रखना है। दूसरा, अपने समाज की नॉलेज होगी। अब जैसे हमारे यहां धर्म है, पंथ है, अलग अलग रीति रिवाज है, त्योहार है, तो हमें क्या होगा, अपने समाज को भारत जैसा समाज, जैसे के बारे में हमारी चर्चा हुई थी कि हम बहुत डाइवर्स कंट्री हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि डाइवर्सिटी वर्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए तुम्हें एक्सेप्टेंस का वर्ड लाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश डाइवर्सिटी, घर से आए, कहां से लाओ, चाय तो दे दो कम से कम। तो डाइवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए तुम्हें एक्सेप्टेंस चाहिए, और एक्सेप्टेंस कब होगी, जब तुम्हें सामने वाले की समझ होगी। नहीं तो तुम नॉर्थ ईस्ट वाले से भिड़ोगे, उसको दूसरे नाम से बुलाओगे, किसी और से कुछ और भिड़ोगे, तो वो लगातार क्या होता जाएगा, दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर। तीसरा, नॉलेज ऑफ कल्चर, संस्कृतियों का ज्ञान होगा। ऑफिसर हो, अलग संस्कृत से आए, कोई यहां दक्षिण भारत से है, कोई, आप कहां से हो, तेलंगाना, हाँ तुम्हारा नाम ही तेलंगाना हमने रख दिया है। कल को तुम्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिलता है, एक सेकेंड, हेलो, बैच का नाम, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अलग कल्चरल सेटअप से आए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज की, ठीक है। अब तो फिर भी सीखना, बोलना सीखे, नहीं तो इसने क्या अपना लिया था, मौन व्रत, हर बात को ऐसे बोलती थी। लेकिन ऑफिसर के रूप में इसको काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो मेरी सिस्टर है, अब वो यूपी से, मिला तेलंगाना कैडर उसको, अब उसकी इलेक्शन में ड्यूटी थी, ठीक है। अब जब वो गई, आज वो फर्राटेदार तेलुगु बोलती है, फर्राटेदार, तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज है, तेलुगु सीखना पड़ा, क्योंकि आपको जनता से संवाद करना है। तो भारत में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसमें जो भूगोल है वो आपको समझ बढ़ाता है। और कल्चर का मतलब सिर्फ भाषा नहीं है, लोग का खान पान हो सकता है, लोगों के रीति रिवाज, त्योहार। तो जब आप उनको सही रूप में समझोगे, तभी आप जो है वो क्या करोगे, आपके विरोध कम होंगे। जैसे एक मैं सच्ची घटना आप तुम्हें बताता हूं, उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं। तो साउथ के एक डीएम आए थे। अब साउथ में क्या है कि वहां पर बहुत सी जन कल्याण योजनाएं चलती हैं। साउथ में कोई आदमी भूखा नहीं सोता है, वहां थोड़ा कंपैरेटिवली जो है वो पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, नॉर्थ में ज्यादा गरीबी है। तो मुझे याद है एक अच्छी मैं घटना की, एक प्रिंसिपल थे, और वो मीटिंग में वो डीएम साहब भिड़ गए। एक तो पहली बात, उनको भाषा की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भिड़ गए कि भूख से कोई कैसे मर सकता है, उन्होंने जीवन में देखा ही नहीं था, क्योंकि उनके क्षेत्र में पर्याप्त भोजन था, और यहां पर भूख से मरने की नौबत आ गई। बोले हाउ इट इज पॉसिबल, ये क्या कल्चरल डिफरेंस, और हमारे यहां भूख से मौत होती है, हमारे लोगों को खाने के लिए नहीं है उत्तर भारत में। तो उससे क्या होगा, ये एक कल्चरल शॉक की तरह था उनके लिए, कि मतलब खाना नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल। लैंग्वेज की प्रॉब्लम उनको आ रही थी, उनके सामने जो लोग थे इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे। तो आपको जनप्रतिनिधि के रूप में आप ये मत उम्मीद करिएगा कि अगला आदमी आपकी भाषा में बोलेगा। वो जो कह रहा है माई बाप हमको चावल दही दो, तो तुम नहीं उम्मीद करोगे कि तुमसे तमिल या तेलुगु में या इंग्लिश में बात करे, और तुम गलती से भी कोशिश मत कर लेना, नहीं तो अगले दिन शो कॉज नोटिस आएगा। आप जन सेवक हो, आपको सीखना पड़ेगा उनकी भाषा। और अगर आप हृदय सम्राट बनना चाहते हैं, बहुत से ऑफिसर ना लोगों के दिलों पर राज करते हैं, जब ट्रांसफर होता है ना लोग फूट फूट के रोते हैं, वो एक ऐसा क्षण होता है जिसको आप जीवन भर संजो के रखना चाहते हो, क्योंकि आपके जाने पर कोई रो रहा है, लोग सड़कों पे लेट जाते हैं कि नहीं जाने देंगे हम इनको, ये हमारे माई बाप है। जब आप किसी के माई बाप बन जाते हो, इसके लिए आपको बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। आपको एक आईएएस से ज्यादा लोगों का आईएएस बनना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा, उनकी चारपाई, उनके जो है उनके जगह पर जाना पड़ेगा, खान पान रखना पड़ेगा। और अगर आप वो कर पाते हो, और आप उसी दिन सर्विस में सफल हो जाओगे जिस दिन आपका ट्रांसफर हो
और लोग रोना शुरू कर दें, उन्हें ऐसा लगे कि उनका माई बाप चला गया है, उनका हितैषी चला गया है, अब क्या होगा उनका, आप समझ लेना आपके जीवन का उद्देश्य सफल हो गया। द सेम डे। और उस दिन मुझे कॉल करना कि सर ये जो अनुभूति हुई है इस संसार में, समस्त पूरा मुझे पूरी दुनिया की दौलत दे दे उसके बराबर भी, इसकी बराबरी नहीं कर सकता कोई। वो एक अलग ही अनुभूति होती है। मैंने देखा ऐसे कलेक्टरों को अपने जीवन में लिखते हुए, और कई बार ऐसी भी नौबत आएगी जहां पूरी जीवन भर अपने आप को यातना देनी पड़ेगी। जैसे नर्मदा नदी पे वो कलेक्टर जो तैनात था, लोगों को समझाने की कोशिश की, नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाई जानी थी, 17 परिवार रात में डूब के मर गए, पूरी पूरी फैमिली बच्चों सहित। उसने अपनी डायरी में लिखा कि ये घटना मुझे जीवन भर डराएगी। वो रात में उठ उठ के चिल्लाता था, उन लोगों की चीखें सुनाई पड़ती थी, लेकिन सरकार के आदेश थे, करना था उन्हें, चेतावनी दी, लोग नहीं हटे। कहता था मैं जीवन भर इस यातना में परेशान रहा, लोगों की चीख पुकार मेरे कानों में, बहुत दवाई करानी पड़ गई उसको, बहुत इलाज कराना पड़ गया। तो ये दोनों घटनाएं आपके साथ होंगी। लोग अगर आपके लिए खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा आप संसार में आपसे बड़ा कोई नहीं, ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको उतना ही उनकी सेवा में जाना पड़ेगा, जनसेवक बनना पड़ेगा। और ये तभी हो पाएगा जब लोग आपके साथ अपना जुड़ाव महसूस करेंगे। आपने देखा होगा कई कलेक्टर घर चले जाते हैं, हालचाल पूछते हैं, खासतौर पे जो उड़ीसा के कलेक्टर थे जिनका अपहरण कर लिया था नक्सलाइट्स ने। तो पता है वो इंसान अपने अर्दली की बाइक पे बैठ के, अपने सिक्योरिटी वाले की बाइक पे बैठ के चला जाता था, डर ही नहीं लगता था उसको। और नक्सलाइट्स ने उसका अपहरण क्यों किया जानते हो? अलेक्जेंडर साहब की बात कर रहा हूं मैं। उस क्षेत्र में नक्सलियों ने इतना आतंक मचा रखा था, वो पहुंच के घर घर जाके बैठ जाते थे, बड़ी भयानक गरीबी। वो उनके घर महुआ खाने लगते थे जो जंगल में पाया जाता है, वो उनका हालचाल लेने लगते थे। पहले लोग डरे, गरीब बाप रे बाप सरकारी अधिकारी है, तो वो कारवार से आना ही छोड़ दिए, वो बाइक पे बैठ के चले जाते थे। और धीरे धीरे लोग उनसे इतना जुड़ गए, उन्होंने कहा बच्चों को पढ़ने भेजो, तो वहां नक्सलाइट का फरमान था नहीं पढ़ने देना है, फलाना, पढ़ना शुरू कर दिया। नक्सलाइट को उनसे इतना डर बन गया कि उनका अपहरण कर लिया, कि ये अकेला आदमी तो पूरे हमारी जो है वो आइडियोलॉजी को खत्म कर दे रहा है। लोगों के अंदर डर ही खत्म हो गया सिर्फ बात करके। उनकी तस्वीरें आती थी, वो ऐसे किसी बरामदे बैठ जाते थे, बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे, पढ़ाना शुरू कर देते थे, और जंगल के रहने वाले लोग, और उनके साथ वो इतना घुल मिल गए जिसकी कोई हद नहीं। इतना परेशान कर दिया जितना फौजों ने नहीं परेशान किया, उस अकेले आदमी ने परेशान कर दिया। लेकिन डीएम डीएम होता है भाई, पूरा सरकार ने उतार दिया, प्रशासन छुड़ा के ले आई 3 दिन के अंदर। मजाक बात थोड़े ना डीएम के ऊपर हाथ डाल दोगे तुम, बहुत पावर होती है। लेकिन उस व्यक्ति ने जो परिवर्तन की अलग जगाई ना, उस क्षेत्र से आगे चलकर नक्सलाइट ही खत्म हो गए, लोग मुख्य धारा की तरफ लौट आए, क्योंकि उन तक कोई जाता ही नहीं था, कोई नदी नहीं पार करता था, दुर्गम क्षेत्र था, वो चले गए निडर आदमी। तो ज्योग्राफी हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें कल्चर सिखाती है कि अगर हम ये कल्चरल डिफरेंसेस को खत्म कर दे। वो क्रिश्चियन थे और वो आदिवासियों के बीच, एकदम उन्हीं के बीच में जाके बैठना, उनकी बोली भाषा सीख ली, उनके यहाँ जाके पत्तल में खाना खाने लगे, उनके जो त्योहार थे उसमें खुश होकर बैठने लगे, थोड़ी बहुत सहूलियत करा दी। लोगों को लगा अपना आदमी है भाई। तो जब अपना आदमी, तो बोले अच्छा अपना हो गया, किसी का बेटा बन गए, किसी का जो भाई बन गए, तो बोले अच्छा भाई की बात मानोगे? बोले हाँ, बच्चे को पढ़ने भेज दो। स्कूल में नहीं कोई भेजता था, ये बच्ची को पढ़ने के लिए भेज दो, ये इसको स्वास्थ्य कर्मी बना दो, हम नौकरी दिला देंगे प्रोजेक्ट रोशनी में। मान गए लोग। नक्सलाइट को कैडर की भर्ती बंद हो गई, कोई जा ही नहीं रहा उनके कैडर में भर्ती होने। तो उठा लिए, बोले ये तो बहुत खतरनाक आदमी भाई, अपहरण कर लिया। तो ये होती है पावर कम्युनिकेशन की। जब एक ऑफिसर बनने पे आ जाता है तो उनका हीरो बन जाता है। नेक्स्ट है प्लेसेस, स्थान की जानकारी। अगला, मैं अक्सर कहता हूं इकोनॉमी इज सन ऑफ ज्योग्राफी या डॉटर ऑफ ज्योग्राफी। इकोनॉमी जो है वो भूगोल की पुत्र या पुत्री है। जिसको भूगोल की समझ है, इकोनॉमी की अपने आप समझ हो जाएगी। आप बेचते हो, क्या पैदा करते हो, कहां से बेचते हो, आप लैंड रूट पे हो, आपकी सेनाएं ज्यादा हैं या आपकी नेवल पावर ज्यादा है, सबका जवाब किसके पास है?
अमेरिका के पास नेवल, इंटरव्यू में पूछा गया था, अमेरिका के पास सबसे बड़ी नेवल फोर्स है, रशिया के पास सबसे ज्यादा बड़ी सेना बनती है, चीन के पास, ऐसा क्यों? तो कई लोग उल्टा सीधा जवाब देने लगे कि हाई है, हाउ है, बम से उड़ा देंगे। अरे सीधी सी बात है, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, तो उसको किसकी जरूरत है वर्ल्ड पावर बनने के लिए? नेवल पावर की बात है। रशिया लैंडलॉक्ड है तो वो लैंड शिप करके करेगा भी क्या? तो उसको क्या चाहिए? उसको उसको मिसाइल्स चाहिए। तो दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स किसके पास है? रशिया के पास, जो मेरे लैंड को क्रॉस करके, आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं इसको, 5000 किलोमीटर से दूर मार करने के लिए। तो उसने अपनी क्षमता को आईसीबीएम में डेवलप किया। जो हमने जीएसएलवी लिया है वो हमने वहीं से लिया। ब्रह्मोस कहां से लिया? रशिया से लिया ना। तो क्यों दुनिया की S-400 हमने रशिया से लिया? क्यों उसके पास है ये? क्योंकि उसको सीमाओं को पार कर देने वाली मिसाइल्स बनानी, जिसको आईसीबीएम कहते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये उसके पास टेक्नोलॉजी है। पहला स्पेसक्राफ्ट किसने छोड़ा था? रशिया ने, अमेरिका ने? किसने अमेरिका का नाम लिया? कहां है भाई? अच्छा, लूना किसकी थी? पहला देश स्पेस में जाने वाला रशिया था, और उसके पीछे उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, समझे? अमेरिका नहीं। हाँ, जो यूएसएसआर था उस समय, उसको यूएसएसआर कहते थे, वही था। बहुत आगे निकल गया था। रशिया में तो, अमेरिका में शोक मनाया गया था, तब अमेरिकन ने प्रण लिया था कि हम अपोलो छोड़ेंगे। नेक्स्ट वन, पॉलिटिक्स। क्वेश्चन लिखो, हार्टलैंड थ्योरी क्या है? अब फिर से क्वेश्चन आया दोबारा, हार्टलैंड थ्योरी क्या दोबारा जिंदा हो गई? देखो, हार्टलैंड थ्योरी, हृदय स्थल सिद्धांत क्या है? लिखो क्वेश्चन, हृदय स्थल सिद्धांत क्या है? युद्ध भी एक कला के अंतर्गत होते हैं। क्या भारत युद्ध कर सकता है? क्यों? तुम लड़ नहीं सकती किसी से? अरे अपनी तरफ से किसी की तरफ से युद्ध युद्ध होता है। पहली लाठी खींच के मार, जरूरी थोड़े ना है। हाँ, भारत युद्ध नहीं कर सकता। किया नहीं क्या हमने पाकिस्तान के साथ? भारत युद्ध नहीं कर सकता, तो भारत का युद्ध कैसा होगा? क्या बिना युद्ध किए भारत ताकतवर हो जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा? आते हैं, थोड़ा थोड़ा जा रहे हो, सही जा रहे हो। नेक्स्ट वन, यू हैव टू बी नॉलेज ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या होती है? प्रदूषणकारी गैसें होती हैं। तो आज एक खबर आई होगी, अगर दूसरे पन्ने पे देखोगे, दिल्ली की हवा बेहद प्रदूषित। किसने किसने पढ़ा? AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब तुम वहां के डीएम हो, किसको डंडा पड़ेगा जब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आए प्रदूषण बढ़ गया है, तो तुम्हें भागना पड़ेगा कि कैसे दिल्ली की हवा को साफ किया जाए। ठीक है? नहीं तो रोज कोर्ट में बुलाए जाओगे। तुम्हें पता है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर कोर्ट जाना पड़ता है। वही एक जगह जहां वो जाने से सबसे ज्यादा डरते हैं। हाँ भाई, समन आता है, कोर्ट नोटिस जारी करता है, बुला लेता है, आईएएस वाईएएस से खड़े होते हैं। योर ऑनर क्या कि किसी की नहीं चलती भाई। और वो बोलने का अधिकार नहीं होता, सिर्फ सुनना होता है। वो जो बोलना चाहे, आप निकम्मे, हम नकारा हैं, देश के लोगों की जान ले रहे हैं, हत्यारे हैं। अरे वीडियो नहीं देखते तुम लोग? बुला के किसी भी रैंक के अधिकारी को बुला के डांटा जाता है। ऐसा नहीं आपको कमरे में बुला के डाला जाए, मस्त सबके सामने वीडियो वायरल अलग कर देते हैं। ठीक है, एक और बड़ी मुसीबत है। नेक्स्ट वन, कल्चर की जानकारी और मॉडर्न अप्रोच, यानी कि देश के जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं उसके बारे में हमें जानकारी यहां से मिलती है। अब 21st सेंचुरी में ज्योग्राफी की हमें नीड क्या है, जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। चले सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन में।
21st सेंचुरी में भूगोल हमें क्या सिखाता है? कोर वैल्यू में अभी तक हमने क्या सीखा कि हमें एनपीपी की जानकारी जरूरी है, ठीक है, हमें इकोनॉमी की, कल्चर की, लोगों की, प्लेसेस की। लेकिन अब आ जाओ जब हमें रियली में ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। लिखो, ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्वेंट्स। अब इसको कैसे पढ़ना है? स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एज एन ऑफिसर। अब देखो, हमारा देश है, इसकी सीमाएं हैं, हमारे सीमाएं 7 देशों के साथ लगती हैं। बीसीपीएन एमबीए बताया था ना, मेरा बचपन का सपना था एमबीए करने का। नहीं याद है तो लिख लो, भारत की सीमाएं किसके किसका, बाउंड्रीज। मेरा बचपन का सपना था एमबीए करने का। तो बीसीपीएन, बी फॉर सबसे बड़ी सीमा, ये अवरोही क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। बहुत लोग पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं बहुत लोगों को अभी थोड़ी देर पहले यही पता था कि सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ है, या बहुत लोग चीन बोल देते हैं। सबसे लंबी हमारी बाउंड्री बांग्लादेश के, बांग्लादेश को बोलते हैं कंट्री विद इन कंट्री, एक देश के अंदर दूसरा देश। विभाजन भी किया तो कैसा किया? बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, ठीक है, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। डायरेक्ट सीमा नहीं लगती, डूरन लाइन, लेकिन चूंकि पीओके को हम अपना मानते हैं इसीलिए वो पीओके के साथ डूरन लेखा गिला 80 किलोमीटर की बाउंड्री है, वो वहां लगती है। लेकिन हम कहते हैं कि हम काहे माने पाकिस्तान का है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। 7 देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा हम शेयर करते हैं। अब भारत दुनिया के उन देशों में है जिसकी ज्योग्राफी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया गया। अंग्रेजों के आने के बाद से हमारी पूरी हिस्ट्री को बदल दिया। कभी ये हमारा एक ही भूभाग था, कभी ये अखंड भारत का क्षेत्र था। तुम्हें पता है रेनासा से पहले अंग्रेज भारत को किस रूप में देखते थे? क्या था भारत का सांस्कृतिक क्षेत्र? कितनी दूर था? उनके डॉक्यूमेंट्स में भारत 3 हिस्सों में विभाजित था। एक था तुम्हारा नियर इंडिया, जो पश्चिमी एशिया आज है वो नियर इंडिया था, यानी उनसे जो नियर है, नियर इंडिया। भारत 3 भागों में विभाजित था। जो अखंड भारत है वो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र था। नियर इंडिया मतलब मध्य एशिया, अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया। उसके बाद था ग्रेटर इंडिया, अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट में 3 इंडिया थे। ग्रेटर इंडिया जो आज हमारा ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकर मुख्य भाग देख रहे हो, ये ग्रेटर इंडिया। इसके बाद था आउटर इंडिया, 3 इंडिया, नियर इंडिया, ग्रेटर इंडिया और आउटर एरिया। आउटर इंडिया जानते हो कहां तक था? न्यू पपुआ गिनी, पूरा आगे बढ़ते चले जाओ, पूरा ईस्टर्न एशिया भारत का पार्ट था। और यही कारण है इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन सब जगहों पे अलग अलग तरह की रामलीला होती है। यहां तक कि कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया है, वहां भी ये चीजें पाई जाती हैं। तो ये सब हमारा पार्ट था, भारत इतना बड़ा था। तो अंग्रेजों के ही डॉक्यूमेंट में भारत के 3 हिस्से थे, नियर इंडिया, ग्रेटर इंडिया, आउटर इंडिया। आप विकिपीडिया पे भी जाके सर्च कर सकते हो। हां, लगभग एशिया का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, तिब्बत, ये सब कुछ भारत का हिस्सा था। और हम बहुत बड़े सांस्कृतिक भूभाग थे। चलिए आगे देखते हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर क्या चीज समझ सकता है? आईएएस ऑफिसर को किसी भी सब्जेक्ट को 2 पार्ट में पढ़ना होता है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। एक राष्ट्र के सामने, चाहे तुम पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक पढ़ो, साइंस पढ़ो, एनवायरमेंट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, क्लियर? सबसे पहली चीज है कि किसी भी राष्ट्र के सामने क्या चुनौती है और क्या अवसर है, अपॉर्चुनिटीज। पूरी पढ़ाई सिर्फ 2 हिस्सों में होती है। पूरा सिलेबस को किसी दिन बैठ के सोचना, पूरा सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है। क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके अंदर और क्या आपका चैलेंजेस है, राइट? तो अब आप इसी के अंतर्गत पढ़ना थोड़ा शुरू करते हैं हम लोग। तो भारत के सामने चैलेंजेस क्या, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये समझो। क्योंकि आप कौन हो? आप सिविल सेवक बनने जा रहे हो। आपको इन्हीं दोनों के बीच में डील करना। जो चैलेंज होगी गवर्नमेंट कहेगा इसको यार मिटिगेट करो। आज देखिए किसानों का आंदोलन फिर से शुरू होने की बात हो रही है। तो किसान क्या मांग कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी फसलों पर कीमत क्यों नहीं मिल पा रही है, सरकार आपसे कहेगी। और भारत में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसको कैश करना, वो भी आपका काम रहेगा। पॉलिसीज बनाना।
तो आपको भूगोल के माध्यम से, जैसा मैंने बताया कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इतिहास, ये सब कुछ भूगोल से जन्म लेते हैं। जियोपॉलिटिक्स। तो अगर आप भूगोल को इन दो कैटेगरी में पढ़ते हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज में सबसे पहले हम देखें तो भारत के पास एक बहुत बड़ी सीमा है, 15,200 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री है। क्लियर है? लेकिन उतने ही बड़े चैलेंज है। भारत के जो पड़ोसी है वो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं, पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं, बांग्लादेश के साथ 50-50, नेपाल के साथ 50-50, है ना। अफगानिस्तान एक अलग ही सत्ता, एक अलग संस्कृति। तो पहली चीज है हमारी सीमाएं, वो हमें लगातार चैलेंज करती। मान लीजिए कश्मीर की बात करें, आप अंदाजा लगाइए हमारे कितने सेना के लोग शहीद हुए, भारत सरकार को कितना पैसा वहां की सुरक्षा में बर्बाद करना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो आज वही पैसा हम शायद बहुत कुछ कर सकते थे। अगर आज आपकी खबर पढ़ेंगे तो आज वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब, उनका स्टेटमेंट आया है, प्लीज पढ़िए, और जितनी बात बोलता जा रहा हूं प्लीज को लिखते रहा करिए। और उसमें आया है कि 370 हटने के बाद कश्मीर की जीडीपी 1.5 गुना बढ़ गई, 1.5 गुना बढ़ गई। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब 1% जीडीपी ग्रोथ होती है तो कितने लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। तो 1.5%, 1.5 गुना जीडीपी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि यह पैसा कश्मीर के लोगों के जीवन को सुधारने के काम आ रहा है। ये छोटी छोटी खबरें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। और 370 होने की वजह से वहां जिस तरह से जो अलगाववाद, आतंकवाद पनपा, उसकी वजह से वहां की पूरी पोटेंशियल खराब हो गई। किसने किसने आज ये न्यूज पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो इसको मेंशन कर लीजिए, आपको पढ़ना है, आज आपको पढ़ना है ये। और यहां तुरंत और वो हिस्सा काटो और यहां जहां न्यूज बता रहा हूं वहीं पे चिपका दो या वहां पे प्लग कर दो, उसको पिन कर दो। म्यांमार के साथ सीमा विवाद पे हमारी बात हो रही है, अखबार से काटो, यहां स्टिक कर दो, हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में जहां जहां बांग्लादेश के साथ जो सीमा लग रही है, आसाम के साथ जो हो रहा है, म्यांमार के साथ जो लग रहा है, जो खबरें आई है कटिंग करो, डाल दो। चीन के साथ जो जो विवाद हो रहा है तुरंत के तुरंत यहां चिपकाओ। पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, इसका वहां की राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी सरकार जो है वो, कोई भी दल सरकार बनाने की हालत में नहीं है। और अगर सरकार नहीं बन पाती है तो अलगाववादी जो आतंकवादी हैं उनको बहुत ज्यादा पावर मिलने वाली है। वो क्या करेंगे? अपनी सत्ता चलाना शुरू कर देंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, भारत का निकटतम पड़ोसी अगर अशांत होगा तो उससे भारत को फायदा होगा, नुकसान होगा? हमें अपनी सुरक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो पैसा जो हम अपनी स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कर सकते थे। क्लियर? तो एज एन ऑफिसर तुम्हें, जैसे अजीत डोवाल साहब आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों को सुरक्षित रखने में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे देश के तमाम ऑफिसर्स हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सुरक्षाओं में दो सुरक्षाएं सबसे बड़ी, कौन सी? इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। ये कभी अपनी जगह नहीं बदलते। नेक्स्ट वन, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, लगातार चुनौतियां हैं। हमारे यहां रीजनल पॉलिटिक्स है, सरकारों का उठक पटक है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अलग अलग डिमांड्स हैं, कहीं पर अलग अलग आंदोलन है, सुरक्षाएं हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन घेराव किसका होगा? दिल्ली का। होगा कि नहीं होगा? तो बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो आपको समझना पड़ेगा। और इन राज्यों की अलग अलग मांग, जैसे तमिलनाडु कावेरी जल विवाद को लेकर, एमपी, हर जगह जो है वो आपको अलग अलग। जैसे आज प्रधानमंत्री कहां गए? एमपी के किस क्षेत्र में रैली करने के लिए? प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, पॉलिटिक्स के स्टेटमेंट मत जाओ, कौन सा स्थान है, क्योंकि वहां एक खास आदिवासी समुदाय रहता है। फ्रंट पेज खोलो मेरे भाई, इधर बैठ के सो रहे हो। थोड़ा बड़े हो गए तो सबको चटका के डंडा मारता कायदे से, एक दिन रख के पीट देता, जैसे हमारे गुरुजी पीटते थे, अगले दिन से सब याद हो जाता। उनके पास दिव्य शक्तियां थी। कहां है जबुआ? देखो पूरी बात समझ में नहीं आ रही, यहां लिख रहा है स्टेट एंड यूटीज। जबुआ कहां है? इतनी देर में पढ़ नहीं पाई। बगल में ये भी नहीं देख रहे हो प्रधानमंत्री के बगल में प्रोटोकॉल के अंतर्गत मुख्यमंत्री कहां का खड़ा है?
न्यूज तुमसे पढ़ा नहीं गया। जिस जनजाति के बारे में बात हो रही है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा उसका संबंध गुजरात, राजस्थान और एमपी तीनों से है। वहां एक खास भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह वहां रहता है जबुआ में, जो हर जगह से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, एमपी से, राजस्थान से अपना कल्चरल जो है वो सेटअप शेयर करता है। जबुआ कहां है? कम से कम फोटो देख के समझ जाते बगल में मुख्यमंत्री कौन सा खड़ा है। इतनी इंपॉर्टेंट हेडलाइन आप लोगों ने नहीं पढ़ी, बताइए। और उसमें राष्ट्रपति मुर्मू को कोट किया गया है। और आपको यह भी नहीं पता कि, आपको यह भी नहीं पता होगा कि एससी एसटी आदिवासी समुदाय आपके सिलेबस का हिस्सा है। कोई भी खबर आती सबसे पहले पढ़ लिया करो भाई। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, वहीं से कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, तुरंत आप उठाइए मैप पे, भले आपको पता ही नहीं कहां पे रैली हो रही है। झबुआ कहां है नहीं पता। अब झबुआ क्यों उन्होंने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी के साथ इस समुदाय का संपर्क है, तो तुरंत पहले मैप करिए कि झबुआ की सीमाएं कहां कहां लग रही हैं। यार गूगल पे इतना, गूगल अर्थ इतना अच्छा सॉफ्टवेयर हो चुका है, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, स्मार्टफोन में अगर गए और तुरंत डाल दिया, तो तुमने शॉपिंग मॉल तो बेटा बहुत डाल रखे हैं, कभी काम की चीज भी देखा करो। सीमाएं कहां से लगती हैं, सांस्कृतिक सीमाएं इसकी क्या है। एक होता है राज्य की सीमाएं, जिले की सीमाएं, एक होता है सांस्कृतिक सीमाएं। आदिवासी समुदायों के लिए सांस्कृतिक सीमाएं होती हैं। और आप हैं निरे बेवकूफ, क्योंकि अगर जब म्यांमार वाला पढ़ोगे तो वो पुल क्यों खोला गया था? क्योंकि 16 किलोमीटर के दायरे में वहां का जो जनजातीय समुदाय रहता था वो दोनों सीमाओं में अपना क्या करे, आवागमन कर सके। एक खास विशेष आदिवासी समुदाय है जो म्यांमार और भारत दोनों में क्या करता है, आवाजाही करता है। किस शेड्यूल के अंतर्गत देखा जाता है उसको? मत पढ़ना पेपर। होगा मैप आज से? ऐसे पढ़ा जाता है न्यूज़पेपर। और कोई पुराना बकायत ये कहेगा आपने हमें बताया नहीं, तो कान पे मारूंगा बहुत कस के। मेरे पास वीडियो पड़ी है 3-3 4-4 बार हॉस्टल में जाके बताया है। बस एक ही जगह में मैं रुका पड़ा हूं, मैं ये अपने हाथ का सही प्रयोग नहीं कर पाता हूं। जिस दिन ये कर दूंगा उस दिन सब सीख जाओगे। आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले भी बताया था ऐसे ऐसे पढ़ना है, लेकिन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आज से शुरू करेंगे। आप जो शब्द आप पढ़ेंगे तुरंत मैप करेंगे, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी समझ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, एक ऑफिसर के लिए राष्ट्र के संसाधनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। संसाधन, रिसोर्स। पढ़ाते पढ़ाते मैंने बताया था रिसोर्स हमारे लिए जरूरी क्यों है। बोलेगा कोई नहीं। मैंने पढ़ाते समय आज से 3 दिन पहले के डिस्कशन में बोला था, वाई रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और एनी कंट्री। अगर रिसोर्स है तो पूरी दुनिया में आप चमक रहे हो। तो मुझे वो लाइन मेरी वापस कर दो बेटा, करो करो करो, मेरा सामान मेरे लौटा दो। हाँ बेटा, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रिसोर्स जरूरी क्यों होते हैं, मुझे डिफाइन करो। एक आईएएस ऑफिसर की तरह डिफाइन करना। नहीं लिखते हो ना हर बात को, पढ़ते बिल्कुल नहीं हो बेटा, तुम बताओ। तुम बताओ बेटा। सिमरन तो आई नहीं थी, उसके अलग ही कोर्स चल रहा है। हाँ तुम बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। एक बार कम नालायक हो, तुम ताली तो बता दो। तुम लोग इस योग्य नहीं हो। बार बार बोला कि मेटाफर रखा करो। किसी भी देश की इकोनॉमी में मूल्यवर्धन की अपरिहार्य, अटमोस्ट, इसके बिना वैल्यू एडिशन हो ही नहीं सकता, संभव है। किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए वैल्यू एडिशन की अटमोस्ट कंडीशन है रिसोर्सेस। बिना संसाधनों के मूल्यवर्धन नहीं हो सकता, और मूल्यवर्धन नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नहीं बन पाएगी।
चाइना की इकोनॉमी कितनी बड़ी है नेक्स्ट टू यूएस? पूरी चाइना सिर्फ 3% की वैल्यू एडिशन करता है, सिर्फ 3%। 3% वैल्यू एडिशन करके उसकी इकोनॉमी देखिए कहां है। भारत 0.98% करता है। तो वैल्यू एडिशन के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। और वैल्यू एडिशन करने के लिए तुम्हारे पास क्या चाहिए? रिसोर्सेस चाहिए। और ज्यादा बड़ी बात नहीं, इकोनॉमी वाला में तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। आप आईएएस बनना चाहते हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे पास ना कॉपी है, ना पेन है, ना तुम्हारे पास बुक्स है, बन जाओगे आईएएस? तो तुम्हें आईएएस बनने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कुर्सी, मेज, कमरा, बुक्स पड़ेगी। और अगर आईएएस बन गए तो तुम्हारी लाइफ में क्या हो जाएगा? वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तुम्हारे नाम के साथ एक सफिक्स लगेगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, वही वैल्यू एडिशन होता है। यानी अपनी स्थिति से उच्चतर अवस्था को पाना वैल्यू एडिशन होता है। एक्वायर हायर पोजीशन फ्रॉम योर प्रीवियस पोजीशन इज नोन एज वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन जो शब्द तुम सुन रहे हो, इसके लिए नॉलेज बेस इकोनॉमी यहीं से जन्म लेती है। एग्जाम्पल चाहिए? हो सकता है तुम्हारी मोटी बुद्धि की एक आध परत और खुल जाए, क्योंकि बुद्धि तो है तुम्हारी पूरी मोटी। अगले आदमी का गला जो है वो फटता चला जा रहा है, और अगले आदमी के कान में जो जू नहीं रेंग रही है। मुझे मेरे आचार्य जी बहुत याद आ रहे हैं। वो पहले मारते थे फिर बात करते, पता नहीं उनकी क्या स्टाइल थी। पहले चट चट इतनी देर में जब तक बात हो रही तब तक 2 थप्पड़ तड़ाक से पड़ते थे, लेकिन याददाश्त इतनी अच्छी हो गई थी उस चक्कर में कि क्या बताएं। वो जिस तरफ उंगली कर ये याद हो जाना चाहिए, याद हो जाता था, वही शुरू करना पड़ेगा मुझे। लेकिन कई लोग की अंतरात्मा डांट देने पे उजागर गुस्सा करते हैं, अंतरात्मा उनकी आहत हो जाती, गुरुकुल छोड़ भाग जाते हैं। इतने पैम्पर चाइल्ड हैं, ये तो आगे बहुत लतिया जाएंगे, इनका तो बहुत बुरा हालत होना है। ये ऐसी ऐसी जगहों पे काम करेंगे और इनके मालिक लोग इनसे ऐसी ऐसी भाषाओं में बात करेंगे कि अपना असली नाम भूल जाएंगे। होता है ऐसा आगे। इस संसार में अपना अस्तित्व पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। अब वैल्यू एडिशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक देश है चाइना, समझो वैल्यू एडिशन क्या होता है। भारत, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। भारत अपने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 53% हिस्से पे खेती करता है, चीन केवल 25% पे। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कई बार क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। सोयाबीन, तिलहन के अंतर्गत आता है। सोयाबीन का बीज होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है। चीन के पास इतना खेत मौजूद नहीं है, तो चीन ये अफ्रीका में पैदा करता है। कहां पैदा कराता है? अफ्रीका में। और वहां से वो अपने देश को मंगाता है। भारत क्या काम करता है? भारत सोयाबीन का तेल मंगा लेता है, जो कि उसके बहुत विदेशी मुद्रा उसको बड़ी अपनी देनी पड़ती है। तेल भारत में बहुत ज्यादा खाया जाता है, हमारे हर चीज में ऑयल होता है, और इसमें सोयाबीन, आपने देखा होगा ना पिक्चर आता है, सोयाबीन का ऑयल हार्ट के लिए अच्छा, फलाना ढिकाना। तो भारत सीधे सोयाबीन का तेल मंगा लेता है, चीन सोयाबीन का तेल नहीं मंगाता। चीन क्या करता है? सोयाबीन के बीज मंगाता है जो कि उसको बहुत सस्ते पड़ते हैं, सीड्स। इनको क्या करता है? अपनी सोफिस्टिकेटेड मशीनों में डालता है और तेल निकाल लेता है, प्रोसेस करता है, तेल निकाल देता है। फिर इस सोयाबीन से जो चंक्स बच जाते हैं, उससे सोयाबीन चंक्स बना लेता है। न्यूट्रीला आप लोगों ने सुना होगा, खाते होगे, वो बना लेता है। ठीक है, चंक्स बना लेता है, जो कि आपने देखा होगा बहुत चाइनीज फूड में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप सोया चाप खाते हो और ये सारी चीजें खाते हो, उसमें बहुत इस्तेमाल होता है। यहां तक कि मिल्क भी निकाल लेता है, सोया मिल्क आजकल बड़े हीरो हीरोइन पीते हैं। इसके बाद भी छोड़ता नहीं है। जो सबसे लास्ट हिस्सा बच गया, जो किसी ह्यूमन कंजप्शन के नहीं रह गया, उससे फूडर यानी चारा बना लेता है, जो कि जानवरों के मांस उत्पादन में, चूंकि प्रोटीन की मात्रा होती है और वहां बड़े पैमाने पर मांस खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली पोर्क, बड़े पैमाने पर उनको खिलाया जाता है चारा में, और उससे उनके मांस की वृद्धि होती है। और जिस देश से उसने खरीदा था सोयाबीन, उसी को बेच देता है, उसी को बेच देता है। ये आ गया भारत, खरीद लेता है तेल। जिस देश को सोयाबीन उसने खरीदा था, उसी को न्यूट्रीला भी बेचता है, उसी को फूडर भी बेच देता है। इसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन। यानी ये 10 रुपए का खरीदता है
और उसको 20 रुपए का कन्वर्ट करके पूरी दुनिया को बेच दे रहा है। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। अपनी मार्केटिंग, अपनी मशीनरी, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से उस सोयाबीन का हर हिस्सा वो प्रयोग कर डालता है, कोई वेस्ट नहीं। जो ह्यूमन कंजप्शन की मशीन है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, जानवरों के कंजप्शन के लिए निकाल दिया, तेल निकाल दिया, दूध निकाल दिया, सब कुछ निकाल डालता है। पैकेजिंग किया, पूरी दुनिया को बेच बेच के जाओ तुम भैया, तुम अपना कंपनी लगाओ, लोगों को लगाओ, सोया मिल्क बेचो, हीरो हीरोइन को पिलाओ, लोगों को पिलाओ, चॉकलेट फ्लेवर डालो, केसर पे फ्लेवर डालो और पियो और स्ट्रांग बनाओ बॉडी। ये भैया तुम न्यूट्रिला खाओ, तुम सब्जी में आलू की सब्जी में डालो और खाओ। ये भैया तुम जानवरों को बेचो, ये भाई तुम तेल निकालो और इसको रिफाइंड में डालो और इंडियंस के हार्ट ठीक करो। पूरी दुनिया को बेच देता है। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन किसकी शर्त क्या है? उसको वो मशीनें चाहिए, वो आपूर्ति श्रृंखला चाहिए, सप्लाई चेन चाहिए, वो मार्केटिंग चाहिए। दिस इज नोन एज वैल्यू एडिशन। और इससे क्या अर्थव्यवस्था में क्या चीज आएगी? ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। इसी को बोलते हैं नॉलेज बेस इकोनॉमी। इसका मतलब थोड़ा ना हर आदमी यूनिवर्सिटी चल देगा, नॉलेज बेस इकोनॉमी। क्योंकि मशीनों पे पेटेंट होगा, प्रोडक्ट पे पेटेंट होगा, और वो क्या करेगा? इसका इस्तेमाल करेगा। चीन ये काम केवल 3% करता है, ओनली 3%, और उसकी इकोनॉमी देखिए कितनी बड़ी है। हम $5 ट्रिलियन के लिए लड़ रहे हैं, वो 17 ट्रिलियन के ऊपर बैठा हुआ है। वो भी तब जब वो अपना पूरा पैसा दबा के बैठा है, और हमारे जो नहीं है वो भी हम बताते घूम रहे हैं। तो ये डिफरेंस है नॉलेज बेस इकोनॉमी का। लेकिन इसके लिए रिसोर्स चाहिए। पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे किसका दबदबा है? क्यों है? कभी सोचा? जापानीज क्यों नहीं है? अमेरिकन क्यों नहीं है? सिलिकॉन वैली कहां है? चीन में, अमेरिका में। दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बनाने वाला देश जापान। तो चीन क्यों इलेक्ट्रॉनिक सामान पैदा करता है? हाँ, 2013 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसके पास। उसको बोलते हैं रेयर अर्थ मटेरियल। तो भैया कहीं भी क्वेश्चन मेरा बैठ जाएगा, मेरा अगर नोट्स पढ़ लोगे तो काफी क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही हो जाएंगे। रेयर अर्थ मटेरियल, दुर्लभ मृदा तत्व, ये सेमीकंडक्टर बनाने के काम आता है। जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में इस्तेमाल होते हैं, सेमीकंडक्टर। और 90% भंडार किसके पास है दुनिया में? चाइना के पास। 10% जापान के पास है। इसीलिए दुनिया की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पैदा करने वाला अमेरिका चीन जाकर बनाता है। एप्पल के फोन कहां बनते हैं? अमेरिका में नहीं। अमेरिका अगर अपने यहां बनाएगा ना तो बेच नहीं पाएगा, औकात से बाहर चला जाएगा। ये जो अमेरिकन बात बात पे एप्पल लिए घूमते हैं, ठीक है, उनकी हालत खराब हो जाएगी। चाइना में बनता है, वो सिर्फ अपनी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी देता है। टेक्नोलॉजी का मालिक है अमेरिका। जो कंप्यूटर है, HCL के कंप्यूटर, HP के कंप्यूटर्स, ये सारी डिजाइन होती है अमेरिका में। अमेरिका बना नहीं सकता। तो क्या करता है? ये कहां जाएगा? चीन जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, टोयोटा और ये सब, इनकी जो सेमीकंडक्टर चिप होती है वो कौन बनाता है? तो अमेरिका लाख चिल्ला ले, वो चीन से नहीं लड़ सकता। क्योंकि तुम्हारे दिल में जैसे हार्ट का काम करता है, वैसे आज की दुनिया में माइक्रो सेमीकंडक्टर चिप काम करती है। सेमीकंडक्टर चिप के बिना ये तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारे डिवाइस, तुम्हारा स्पेस टेक्नोलॉजी, तुम्हारे रॉकेट्स, तुम्हारे मिसाइल्स, सब एक खाली चिप निकाल दो, खत्म, सब खत्म। ये इलेक्ट्रॉनिक हार्ट है उसका। जैसे हार्ट के बिना शरीर बेकार है, वैसे इस छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना। इसीलिए अमेरिका कितना भी चिल्ला ले, तुमने देखा होगा चीन के साथ वो लड़ता नहीं है। गुर्राएगा राजनीतिक रूप से, हाँ करेगा कोल, और फिर वहीं जाके बैठ जाएगा उसके बगल में और निवेश बढ़ा देगा। जापान कुछ भी कर ले, कहां से चलेंगी उसकी गाड़ियां? क्योंकि आज सारी गाड़ियां ऑटोमेटिक हो रही हैं, सारी गाड़ियां एडवांस हो रही हैं, क्योंकि इसी से बनाई जाती बैटरी। और हर गाड़ी आज हाइब्रिड हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो रही है। कहां से बनेगा? मटेरियल किसके पास है? रिसोर्स का मालिक कौन है? चीन। ये समझे कि चीन और अमेरिका क्यों नहीं कभी आपस में भिड़ते हैं। और पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक बेस है। भारत के बहुत बड़ा मौका खो दिया। आने वाला समय जब भारत का इतिहास लिखेगा तो ऐसे नेताओं को इतनी अपमानित किया जाएगा जिन्होंने भारत की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी बर्बाद कर दी। आज हम सेमीकंडक्टर के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। आज अभी हमारे वैष्णव साहब ने जो है स्टेटमेंट दिया है कि भारत अगले कुछ सालों के अंदर अपना सेमीकंडक्टर बना लेगा। शर्म की बात है हमारे लिए।
और तुम्हें लगता है भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है? मूर्खो, नहीं जानते हो। भारत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चिप्स आयात करता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात भारत के कच्चे तेल के आयात से ज्यादा है, क्योंकि हम एक सिंगल चिप नहीं बनाते इस देश में। अब जाकर हमने शुरू किया, अगले 5 सालों में हमारा टारगेट है हम पहला चिप बना लेंगे। पूरा बताओ दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। लोग सीमॉस पे काम कर रहे हैं, एलॉन मस्क इंसान की खोपड़ी में चिप डाल दिया है, और हमसे हमारी चिप नहीं बन रही। हम कहां है सोचो। हमसे क्या ह्यूमनॉइड्स बनेंगे? हम रोबोट्स बना पाएंगे? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस जनरेट कर, जहां सॉफ्टवेयर वहां हम है, जहां हार्डवेयर की बात आती है हमें हाथ पैर कांपने लगते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में इस्तेमाल होने वाला 50 पैसे का एंड गेट हम नहीं बना पाते। आज से 40-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हम नहीं बना पाते। कभी पलट के देखना, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई पढ़ा होगा, पलट के देखना, उसके पीछे लिखा होता है मेड इन मलेशिया। और फिर मलेशिया को मैप पे ढूंढना, हमारा 4-6 मोहल्ला मिला दो, इससे बड़ा बनता है। वो बनाता है इलेक्ट्रॉनिक चिप, लिखा होता है उसके पीछे। हम नहीं बनाते, इतना बड़ा देश है। हमें स्ट्रक्चरली बर्बाद किया गया हमारे नेताओं के द्वारा। अंग्रेजों ने तो खुल के बोला हाँ हम लुटेरे, हम $45 ट्रिलियन लूट रहे हैं। इन्होंने कितना बर्बाद किया, समय बर्बाद किया हमारा। और आज जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है, यही कारण है ना कि हम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं बना पाते, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। हम अच्छे हवाई जहाज नहीं बना पाते। तुम कभी सोच के देखो कि सिलिकॉन वैली में भारतीय छाए हुए हैं। पूरी दुनिया के टॉप सीईओ में कौन है? भारतीय हैं। मेडिकल सिस्टम में भारतीय हैं। इजरायली सबसे ज्यादा इनोवेशन के लिए भारतीयों को पसंद करते हैं। लेकिन भारत में हमसे कहां नहीं जहाज बनता है। हम रफेल के लिए मारे घूमते, हमारा मीडिया दिन भर दिखाता है। उस जिस दिन रफेल का पहला जो है नीचे उतरा था, दिन भर ये देखिए रफेल का पहिया भारत की धरती पर, रफेल का पहिया भारत की धरती पर। हमें तो लगा था रफेल वाला निकल के ना मारे। अबे सुबह से इतनी बार लैंड करा चुके हो कि आज ही मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म, मतलब मर रहे, रिटायर हो रहे हैं ससुर। दिन भर देखिए भारत, वे महान क्षण, महान क्षण, महान क्षण, ब्रेकिंग न्यूज। पहिया दग जाता उतनी देर में, इतनी बार उतार दिया उसको। पूरे दिन भर मैं जब भी खाना वाना खा के आता, टीवी पे चल रहा है रफेल भारत में उतरा, रफेल भारत में उतरा। रफेल करोगा मैं उतर के हैंगर में भी चला गया, उतरा 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 उतरा, महान क्षण। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा हम अपना जहाज क्यों नहीं बना सकते। फ्रांस है कितना बड़ा, जो दुनिया के सोफिस्टिकेटेड, हम दूसरों से खरीद के बड़ा खुश हो रहे हैं। कारण कभी सोचो ना कि क्यों नहीं बना पा रहे। हमारे वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, बट व्हेन इट्स कम टू द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, हमारे हाथ पर बंद। और बिना सेमीकंडक्टर डिवाइस के ये काम ही नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। आज की डेट में हर चीज सेमीकंडक्टर है, एडवांस है। तुम्हारा फोन देखो कितना एडवांस है, ये काम ही नहीं करेंगे। तो हमारे लोग पूरी प्रोपलेशन और सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन जैसे सेमीकंडक्टर की बात आती है और विदेशी कंपनियां हाथ खड़े कर देती हैं। सो सेमीकंडक्टर हमारे पास होता, हम डिजाइन कर लेते, हम बना लेते, तो आगे चले जाते। आपको क्या लग रहा है, सोलर पैनल्स जो बन रहे हैं हम बना रहे हैं? ये हम बना सकते थे, ये सेमीकंडक्टर है, नहीं हमारे पास, हम नहीं फैब्रिकेट करते। यही कारण है कि भारत जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है उसमें पिछड़ जाता है। हमें मेट्रो के डब्बे बाहर से मंगाने पड़ते हैं, हमें सोफिस्टिकेटेड बुलेट ट्रेन जापान से लेनी पड़ती है, हमें ड्रोन्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं। क्या है ड्रोन में यार ऐसा कि हम नहीं बना सकते? क्या टेक्नोलॉजी हम भारतीयों के पास नहीं है? लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होगा कि उसको कंट्रोल करने वाला, उसको दिमाग देना, सेमीकंडक्टर मतलब उसका ब्रेन भी हो गया, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने साथ रखता है। बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, वो है ही नहीं हमारे पास। तो फिर जब हम किसी से मांगने जाएंगे तो बोलेंगे चिप दे दो, तो चिप थोड़ा देगा। बोला नहीं, ये पेटेंटेड है, क्योंकि चिप की डिजाइन पेटेंट होती है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा चिप डिजाइन पे पेटेंट कर रखा है। तो कहता भाई साहब देखिए पूरा लेना है तो लीजिए, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम उसको बच्चों को दिखाओ उड़ाते हुए, हमारे बस का नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी डिजाइन को फेंकना पड़ता है और हमें जाना पड़ता है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनसे पूरा का पूरा ड्रोन, पूरी की पूरी मिसाइल, पूरा का पूरा वायुयान खरीदने के लिए। समझे? हमारे तो लोग जुगाड़ में इतनी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर दें मजाल मजाक में कि आदमी देख के पगला जाए।
हमारे यहाँ ठेले में जो है स्कूटर के इंजन लगा के दौड़ा देते हैं। कमी नहीं है, कमी वहां पर आ जाती है जब वो एक छोटी सी चिप वो हमारे हाथ पैर बांध लेते। नहीं तो हम हाल में हम नहीं बना सकते हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स में, डीआरडीओ नहीं बना सकता, बिल्कुल बना लेगा, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। और वो जो टेक्नोलॉजी रिलीज करते हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी होती है, आपको पता है ना पेटेंट 20 साल के लिए होता है, 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। ये हमारी स्थिति, हमें मजबूरी में जाके खरीदना पड़ता है। तो हमने संसाधन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया वैल्यू एडिशन? और प्लीज कम से कम मेरे सामान मुझे लौटा दिया करो। तो नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना आने वाले समय में भारत सबसे ज्यादा लोगों का निर्यात करेगा। हम सोच रहे तुम लोग किसी देश चले जाओ तो उस देश का क्या होगा। चले जाओ, हमें लग रहा है 2-4 हमारे दुश्मन देशों में भेज देते हैं तुम्हें। आदमी वहां सर पीट पीट पागल हो जैसे मैं पागल हो रहा हूं। तुम लोग स्टूडेंट नहीं हो, तुम लोग वेपन्स हो, राष्ट्रीय सुरक्षा काम आओगे। चलो नेचुरल रिसोर्सेज में लिखो लैंड, सॉइल, एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट यानी भूमि, मृदा, कृषि, जल, वन, जो प्रकृति में। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? 7th क्लास की एनसीईआरटी क्या डेफिनेशन देती है? जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज में लिख लो जो हमारे पास बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन लिख लो कुछ ज्ञानी लोगों के लिए। जनसंख्या और जनांकिकी में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी? जवाब कोई नहीं देगा, जिसको आता है वो लिख दे, जिसको नहीं आता पूछ ले। और जो इन तीनों से परे है निर्माण की अवस्था में, वो बस चलने तो जैसा चल रहा है। जनसंख्या और जनांकिकी में क्या अंतर होता है? कितने लोगों को ये अंतर पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी? सेटलमेंट, अधिवास क्या होता है? इकोनॉमी, कल्चर, माइग्रेशन के इशू, पलायन, इमिग्रेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन? पलायन और प्रवासन में क्या अंतर होता है? या दोनों सेम है? लिखो, क्वेश्चन लिखो, आता है तो जवाब दे दो, नहीं आता तो पूछ लो, हम बता भी देंगे तो क्या हो जाएगा। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. ओजांक आईएएस एकेडमी गुरुकुल का नया बैच शुरू हो रहा है, जिसके लिए ओजांक आईएएस एकेडमी में 3 दिन का निशुल्क सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप भी इस निशुल्क सेमिनार से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए और अपनी सीट रिजर्व कीजिए।